पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर डिलीवर किया था और उस लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था करण? हाँ, हमने कास्टिज्म तक कवर कर लिया था। पहला हमारा क्या था? रीजनलिज्म, दूसरा कम्युनलिज्म, तीसरा कास्टिज्म। हम कास्टिज्म तक कंप्लीट कर चुके थे और मैंने ये भी बताया था कि कई राज्य ऐसे हैं जिसमें पॉलिटिक्स सिर्फ दो कास्ट के बीच की राइवलरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर राज्यों के बीच में कास्ट राइवलरी बता सकते हैं, जैसे आंध्र में रेड्डी और टेड्डी नहीं, कम्मा। हाँ, ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें। तो देखिए हमने उसके बाद हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हम लिंग्विज्म की ओर बढ़ेंगे कि एक और ऑब्स्ट्रक्शन है नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करने के क्षेत्र में, क्या क्या अवरुद्ध हैं, क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन है। इसमें नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन इज द लिंग्विज्म। क्या कहता है लिंग्विज्म? इट इज लव फॉर वंस ओन लैंग्वेज एंड हेट्रेड टूवर्ड्स अदर लैंग्वेज। ओके, दैट इज स्पीकिंग पीपल, मतलब लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। आप अपनी भाषा के प्रति इतने समर्पित और इतना स्नेह करने लग जाते हैं कि दूसरी भाषाओं की एग्जिस्टेंस आपको एक्सेप्ट नहीं होती। और ये तो आप आए दिन देखते होंगे, भाषा को लेकर के वाद विवाद आपने बहुत सुना होगा। उदाहरण के तौर पर पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बहुत पुराने कद्दावर कलाकार गुरदास मान, उनके द्वारा ये कहा गया था कि जब देश के स्तर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि देश के स्तर पर हमें एक भाषा का विकास करना चाहिए बातचीत के लिए, एक कंसेंसस बैठाना चाहिए, तो उन्होंने भी आगे समर्थन किया कि यहाँ देश की एक भाषा होनी चाहिए जैसे कि हिंदी। तो उनका पूरे पंजाब की तरफ से विरोध हुआ। इंटरनेशनली उन्होंने शोज़ भी लगाए, वहाँ पर भी उन्हें स्लोगन्स दिखाए गए कि भैया आप अपनी मातृभाषा के विरुद्ध है। पंजाबी किस लेवल पर कम है हिंदी से जो आपने हिंदी को एक लिंग्वा फ्रैंका बनाने की बात की, पंजाबी को क्यों नहीं की? इस चीज़ को लेकर के उनके खिलाफ लंबे विरोध चले। अभी भी किसान आंदोलन में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। वो यही कहानी रही। मुद्दा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज की डेट में भी अगर आप देख लीजिए तो देश के स्तर पर 3 लैंग्वेज फार्मूला बनाया गया है, जिसके तहत एक रीजनल लैंग्वेज रहेगी, एक हिंदी और एक इंग्लिश। लेकिन आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु इस 3 लैंग्वेज फार्मूला को फॉलो नहीं करता। वो तमिल और इंग्लिश को तो फॉलो करता है, हिंदी को फॉलो नहीं करता। और एक स्पेसिफिक उनका कैरेक्टर है कि आप वहाँ जाएंगे, आप हिंदी उनको समझ में भी आ रहा है, आप हिंदी में बात करिए, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ये क्या है? तो भाषा हमारे देश में महत्वपूर्ण योगदान दे करके गई। किस तरह से? सबसे पहले तो भाषा की मान्यता को संविधान ने ही बहुत बार एक्नॉलेज किया है। अगर आप आर्टिकल 29 के वाया भी जाए फंडामेंटल राइट्स में, तो उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि अपनी स्क्रिप्ट्स, अपना कल्चर, कस्टम आपको प्रिजर्व करने की पूरी आज़ादी है, अनुमति, आपका अधिकार बनता है। यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, हमने माइनॉरिटी शब्द जब संविधान में जिक्र किया है तो हमने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को एक्नॉलेज किया है। तो लैंग्वेज के बेस पर हमने एक कम्युनिटी को माइनॉरिटी डिटर्मिन किया है। लैंग्वेज इज़ अ वेरी बिग थिंग। उसके पहले भी अगर हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रयास किए गए थे। जब नागपुर सेशन जब हुआ था, 1920 की बातें बता रहा हूँ, उसके पहले उनके द्वारा ये प्रयास किए गए थे कि कांग्रेस की देश भर के स्तर पर जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो लैंग्वेज के आधार पर हो। कांग्रेस की कमेटियाँ लिंग्विस्टिक्स क्षेत्र के आधार पर बने, वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र के आधार पर ना बने जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डिमार्केशन है, लिंग्विस्टिक डिमार्केशन होनी चाहिए। और उसी के बाद आपने देखा भी लंबी मुहिम चली देश भर के स्तर पर कि भाषा के आधार पर राज्य बने, और 1953 में आंध्र पहला राज्य बना। लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट वायलेंसेस के बाद बना, एक लंबा मूवमेंट चला उसके तहत। और आंध्र के राज्य बनने के बाद ही होड़ सी लग गई देश भर में कि भाषा के आधार पर राज्य बने। तभी 1953 से 55 के बीच में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, जिसे फजल अली कमीशन कहते हैं। उसी फजल अली कमीशन के 2 मेंबर और हुआ करते थे, दैट इज़ के एम पनिक्कर एंड HN कुंजरू। तो मिस्टर फजल अली, मिस्टर पनिक्कर, मिस्टर कुंजरू, ये 3 सदस्यीय कमीशन, जिसे फजल अली कमीशन भी कहते हैं, इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई फाइनली, जिसके बेसिस पर 1956 का स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। ओके, तो इसके तहत भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए। उस समय में 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। डन। भाषा एक बेस है, भारत की सभ्यता का प्रतीक है। भाषा के आधार पर भाषाई क्षेत्र लंबे समय से बनते रहे। मराठा एक शक्ति के तौर पर उभरे। पॉलिटिकल स्टेट में जब कार्व आउट भी नहीं थे तब भी मराठा एक थे। कारण बताइए? मराठा भाषा, मराठी भाषा। किसने विकास किया इन चीज़ों का? मराठी संतों ने। कौन से संत? भक्ति संत। भक्ति मूवमेंट में आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई प्रीस्ट नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, फिर भी संत समाज आपस में जुड़ करके अलग अलग भक्ति संप्रदाय कैसे बना पाए? भाषा के आधार पर, ब्रिज भाषा के आधार पर, मराठी भाषा के आधार पर, गुजराती भाषा के आधार पर, तमिल के आधार पर।
और दक्षिण में ये मूवमेंट जब नयनारा अलवारा संतों ने शुरू भी की थी तो ये मूवमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग तमिल मूवमेंट के तौर पर शुरू हुई थी। ये मिडेवल इंडिया का भक्ति मूवमेंट ही है जिसने भारत की लोकल डायलेक्ट, लोकल लैंग्वेजेस यानी कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को जन्म दिया। और उन्हीं वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को आज आप 8th शेड्यूल में देख भी पा रहे हैं। ये भक्ति मूवमेंट की भाषा की प्लेटफॉर्म को यूज़ करना ही तो था, वो लोगों में पॉपुलर हुई तो भक्ति मूवमेंट एक पॉपुलर मूवमेंट बनी है। और वो मूवमेंट पॉपुलर कैसे, वो एलीट क्लास की मूवमेंट नहीं थी, ऐसा नहीं था कि एक सेगमेंट तक सीमित, इट वॉज अ पॉपुलर मूवमेंट। वो पॉपुलर मूवमेंट कैसे बनी, उसने क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल किया। आई बात समझ में, यानी कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया। यही तो वो समय था जब हिंदी का विकास हुआ। इसके पहले तो संस्कृत भाषा चला करती थी, ये हिंदी का विकास, और यही वो समय है जब उर्दू का भी विकास हुआ, हिंदी और उर्दू विकसित हुए। तो कुल मिलाकर के भाषा आपके देश में जागृति, आपकी चेतना का आधार बनी, आपके लोगों में सम्मान स्थापित करने की। भक्ति मूवमेंट कौन सी मूवमेंट थी? मूवमेंट टू इंस्टॉल द डिग्निटी। किसके द्वारा किया गया था? लोअर कास्ट पीपल। मोस्टली भक्ति मूवमेंट किनके द्वारा था? द लोअर कास्ट पीपल, द डाउन ट्रोडन सेक्शन, और उनके द्वारा वो अपनी लॉस्ट डिग्निटी को अचीव करना। इसलिए संस्कृत को डिनाउंस किया उन्होंने। किसको अपनाया? जो उनकी लैंग्वेज थी, मास लैंग्वेज, द वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। तो इसी तरह से पश्चिम के जो तो संत हैं मराठा समाज के, उन्होंने इस मूवमेंट को वहाँ चलाया, तो भाषा के आधार पर लोग जुड़ गए, मराठा। इसी तरह से सभी क्षेत्र के लोग जुड़े। आई बात समझ में? भाषाएं इससे पुरानी भी हो सकती हैं। पंजाबी बहुत पुरानी भाषा है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप से आती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज करके समाज को जोड़ने का काम इन समयों के दौरान हुआ। इसमें सूफ़ी संतों का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा फरीद, जिन्हें शेख फरीद कहते हैं, 11वीं सेंचुरी के समय से लेकर के बाद के समय तक की सूफ़ी मूवमेंट्स में पंजाबी भाषा का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस क्षेत्र के लोगों को आपस में जोड़ने का। फ़ारसी और अरबी प्रभाव के साथ इसने अपनी एक छाप बनाई और लोग आपस में जुड़े, एक डिस्टिंक्टिव कम्युनिटी बनी, और इसके बाद इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर उसी भक्ति काल में गुरमुखी को तैयार करके स्क्रिप्ट तैयार की गई और भाषा तैयार की गई, और उस भाषा के तहत पंजाब का क्षेत्र जुड़ा। सिखिज़म इसी के तहत पनपा है, इसी के तहत आगे बढ़ा है। तो आइडेंटिटी का सवाल है भाषा, धर्म का आधार बनी है भाषा, संप्रदायों को जोड़ने का आधार बनी है भाषा, राजनीतिक चेतना का आधार बनी। फिर उस भाषा को बोलने वाले वह जन जिस क्षेत्र में स्थापित हुए, उन्होंने उसे पॉलिटिकली कार्व आउट करवाया। द महाराष्ट्र, द पंजाब, द गुजरात, द तमिल, द आंध्र, द बंगाल। तो ये कैसे हुआ? आपकी राजनीतिक आइडेंटिटी आपने प्राप्त की एक टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, लेकिन उसका आधार बनी थी एक समय में आपका संगठित समाज। वह संगठित समाज का आधार बना था आपकी कॉमन भाषा, दैट इज़ द वर्नैकुलर लैंग्वेज। तो भाषा तो देश में बहुत बड़ा कारण थी देश को जोड़ने का, समाज को आपस में जोड़ने का। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब हमने पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, इनको तो आपस में जोड़ दिया, इन्हें अब आपस में एक सूत्र में नहीं जोड़ पा रहे। देश के स्तर पर जोड़ पाते तो नेशनल इंटीग्रेशन होती, क्योंकि पॉलिटिकली हमने एक नेशन बना लिया। अब ये जब लिंग्विस्टिकली कम्युनिटीज़ जुड़ करके एक स्टेट बने, ये ऑर्गेनिक प्रोसेस था, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस था, ये मूवमेंट ड्रिवन था। ये किसी के द्वारा दी गई ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं थी, सत्ता का हस्तांतरण नहीं था कि लो आज से तुमको पंजाब दे रहे हैं। इट वॉज ऑर्गेनिक प्रोसेस, इट वॉज एवोल्यूशनरी प्रोसेस। लंबे समय में हुआ ये 200, 300, 400 सालों में। बट इंडिया को आज़ादी कैसे मिल गई है? इंडिया को आज़ादी मिली विद सिंगल स्ट्रोक। किसके द्वारा? एक अवार्ड आता है, एक निर्णय लिया जाता है, एक माउंटबेटन प्लान आ गया, 3 जून 1947 आज़ादी दी जाएगी, कहानी सेटल। और 1947 का एक्ट आ गया, इंडिपेंडेंस एक्ट, आज़ादी हो गई। 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया। कल होगा, कल लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण होगा, सुन लेना, काम आएगा। आई बात समझ में? मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेसेस में चूके हैं एक लेवल पर, इसलिए ये लैंग्वेज बेस्ड रीजनल आइडेंटिटीज़ ज़्यादा स्ट्रेंथन होकर के उभरी। उसके कई कारण हैं कि कल्चरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग रूटेड है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी का बेस है देश में। कांग्रेस ने अपने संगठन के समयों में भाषा को एक तवज्जो दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने के, और फिर बच नहीं पाई इससे, क्योंकि आज़ादी के पहले ही ये मांगे चल रही थी कि भाषा के आधार पर भारत का पुनर्गठन करेंगे। और आज़ादी होते ही 1953 में फिर ये हुआ भी, आंध्र बना, और उसके बाद ये मांग तेज चली और लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बने। संविधान में उसको दर्जा दिया गया, 8वां शेड्यूल ऐड किया गया, उसमें भाषाएँ जोड़ी गई। ये बड़ी चीज़ है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ये इसी कारण से ये आने वाले समय में कई तरह की प्यूरिटन कैरेक्टर्स में बदल गई, कट्टरवादिता में बदल गई, जो फिर एक स्टॉन्च रीजनलिज्म का रूप ले गया। नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हुए, लिंग्वा फ्रैंका डेवलप नहीं हो पाया, अदर लैंग्वेजेस के प्रति लोगों में हेट्रेड आना लगा, क्योंकि लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का कंसेप्ट आ गया।
और मेजॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ को डोमिनेट करती रहीं। देश के स्तर पर केंद्र की सरकारों को हिंदी का प्रोत्साहन करते पाया गया, तो बाकी राज्य जो हैं उनके लोगों ने अपनी अस्मिता और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी भाषा के रक्षण में खड़ा होना बेहतर पाया, और इसके तहत ये मुहिम बहुत तीव्र होती चली गई। एक तरह की आपकी भाषा को प्रोटेक्ट करने का आपका एजेंडा सिद्ध हो जाता है यदि आप हिंदी को अपोज कर देते हैं, या आपकी भाषा को प्रोटेक्ट करने का एजेंडा आपका सिद्ध हो जाता है यदि आप इंग्लिश को अपोज कर देते हैं या किसी और भाषा को अपोज कर देते हैं। ये फॉर्मूला चल पड़ा और हेट्रेड क्रिएट हुआ। अदरवाइज़ अपनी भाषा से प्रेम करना या कहीं पर भी एक नेचुरल आउटकम में कन्वर्ट नहीं होता कि आप किसी की भाषा से नफरत करें, लेकिन क्योंकि देश में जनसंख्या का जो एक वेरिएशन है, इस भाषा को बोलने वाले इतने लोग और उस भाषा को बोलने वाले उतने लोग, इससे लैंग्वेज डोमिनेशन बनने लगा। एक लैंग्वेज ग्रुप पे दूसरा लैंग्वेज ग्रुप डोमिनेट होने लगा। ऐसे में फिर आपका रक्षण इस बात का आधार हो गया कि आपके लोगों को रोका गया कि उस भाषा के प्रति मत जाइए, उसके तरफ कन्वर्ट मत होइए। आपको स्ट्रांगली ये समझाया गया कि इसी भाषा का उपयोग करिए। इसका एक आधार बना कि नफरत पैदा करा दी गई कि ये गलत है। देश के स्तर पर लिटरेचर की बात करें, मूवी सिनेमा की बात करें, हिंदी के विकास में बॉलीवुड ने यानी कि हिंदी सिनेमा ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसने भी बहुत से समाजों को चिंता में डाला कि फिर हमारी भाषाएं लुप्त तो होती चली जा रही हैं, क्योंकि बच्चे वही फिल्में देखा करते थे और वो उसके तहत वही भाषा सीखा करते थे। तो ऐसे में रीजनल आइडेंटिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, उनका कल्चर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। बहुत से कल्चर बड़े पर्दे पर आ ही नहीं पाए, इसकी वजह से उनके बच्चों तक पहुँच ही नहीं पाए, वो दबे ही रह गए। जन जन में, घर घर में रामायण जरूर हुई, महाभारत भी पहुंची, लेकिन हो सकता है उनके लोकल कल्ट और कल्चर, कस्टम, मैनर, उन्हें अपनी कुल देवी देवताओं का पता ही नहीं चला। लोग जोड़ नहीं पाए इन चीज़ों के साथ। इसी को काउंटर दक्षिण की इंडस्ट्री खड़ी हुई, दक्षिण की भाषाओं के क्षेत्र में। लेकिन कंपल्शन इसे ही कहते हैं। आज की डेट में उनकी भी मूवीज़ डब होकर के हिंदी में आती, लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी पैंठ बनाई, इसलिए आज हिंदी को भी डब होकर के उन भाषाओं में आना पड़ता है। तो ये एक तरह की असर्टिव कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। एक डोमिनेंस का फेज चालू हो गया कि कौन किसको कितना डोमिनेट कर सकता है। उत्तर की मूवीज़ दक्षिण में नहीं देखी जाएंगी, यानी कि हिंदी मूवीज़ दक्षिण में नहीं देखी जाएंगी डेलिबरेटली। वो दक्षिण के स्टार को चेरिश करेंगे, दक्षिण की मूवियाँ देखी जाएंगी, ये बड़ी चीज़। इधर पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी मूवीज़ को प्रमोट किया जाएगा। तो मूवी कल्चर, पॉपुलर कल्चर, राइटिंग्स, अखबार, न्यूज़पेपर, इनके माध्यम से ये चीज़ें असर्टिव होती चली गई एक समय में, और हम नेशनल कंसेंसस अचीव करने में चूके हैं। इसलिए लैंग्वेज लिंग्विज्म होकर के ऑब्स्ट्रक्शन बन गई नेशनल इंटीग्रेशन में, आधार बन गई एक दूसरे को पाटने का, जोड़ने का नहीं। जबकि भाषा सदैव आधार है जोड़ने का। भाषा सदैव आधार है। हम जुड़े ही पहली बार किसकी वजह से? लैंग्वेज। हम सिविलाइज्ड क्यों माने गए हैं? मुझे बताइए, सभ्यता कब कहलाती है कोई? जब आपके पास एक भाषा होती है और उस भाषा को आप एक स्क्रिप्ट में बदलना जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है, तुम पढ़ नहीं पाए अलग बात है, लेकिन उनकी बोस्ट्रोफेडन, उनकी अपनी एक स्क्रिप्ट है जो कि पिक्टोग्राफिक है, पिक्चर के रूप में है। जब कभी पकड़ी जाएगी, पढ़ी जाएगी, वो अलग बात है, अभी नहीं पढ़ेगी, स्क्रिप्ट है। उनके पास अपनी लेखनियाँ हैं। इसी तरह से टेराकोटा की सील्स पर मिस्र के लोग भी लिखा करते थे, उनकी भी अपनी स्क्रिप्ट है। उसे डेसिफर भी किया गया, पढ़ा गया। क्लियोपात्रा का नाम वहीं से समझा गया है। मैंने आपको पढ़ करके दिखाया, मैंने आपको डिसाइफर करके दिखाया है कि कैसे किसी डॉग या किसी क्रो के साइन से शब्द बनते हैं और उसी से नाम बना क्लियोपात्रा। एनसीईआरटी के चैप्टरों में, एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने करके दिखाया सारे एग्जाम्पल। आई बात समझ में? तो मुद्दा यहीं पर आ गया कि भाषा जोड़ने का आधार बनी, लेकिन भाषा विभाजन बनी, क्योंकि पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज्ड की गई भाषा, और भाषा के आधार पर जब आपको एक स्टेट, एक रीजन मिलता है, और उस स्टेट और रीजन में एक एडमिनिस्ट्रेशन फिर आपके कंट्रोल में होती है, और उस एडमिनिस्ट्रेशन के वाया वो रिसोर्सेज आप अपनी कम्युनिटी के यूजेज में, बेनिफिट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके वाया आप अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल करके ग्रो कर सकते हैं, और ऐसे में फिर आप अपनी रेलेवेंट पोजीशन को किसी से सुपीरियर या इन्फीरियर बना सकते हैं। तो फिर भाषा एक बड़ा मुद्दा बन जाती है शक्ति को केंद्रित करने का, शक्ति को अपनी तरफ अर्जित करने का। तो जब वो शक्ति से जुड़ गई तो बस फिर भेद पैदा हो गया, वो ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बन गई नेशनल इंटीग्रेशन के मामलों में। क्लियर हो गई बात? तो मैंने यही लिखा है, 2 डायमेंशंस महत्वपूर्ण थे। पहला, जो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ऐसे ही भाषा एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनी, ये एक बड़ा कारण था। और दूसरा, द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, 1963 का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट भारत सरकार के द्वारा लाया जाना, जिसमें यह प्रावधान लाना कि भाई हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी एक एडिशनल लैंग्वेज के तौर पर चलेगी, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। जबकि संविधान में यह प्रावधान था कि संविधान लागू होने के 15 बरस के बाद फिर हिंदी ही सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर चलेगी। इसी को लेकर के दक्षिण के राज्यों में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट था, क्योंकि देखिए हेरिटेज एक बड़ी चीज़ होती है, विरासत, और विरासत में ये बड़ी चीज़ होती है कि सभ्यता कितनी पुरानी है, उसका एक अपना प्राइड होता है।
दक्षिण ये कहता था कि भाई हिंदी तो बहुत यंग है, बड़ी नई है, तमिल बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट संस्कृत और उससे भी पुरानी है, तो व्हाई नॉट तमिल, व्हाई ओनली हिंदी। ये संविधान में किसने डाला कि हिंदी को एज अ लिंग्वा फ्रैंका डेवलप करना है, और ये प्रोविज़न किसने डाला कि भाई 15 साल के बाद जो है वो हिंदी ही चलेगी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज चलेगी, तो हम कहाँ खड़े हैं फिर। ये केंद्र की नीतियों में, केंद्र के सर्कुलर्स में, केंद्र के ऑर्डर में, केंद्रीय कानून जो संसद से बनेंगे, अगर हिंदी ही है तो फिर हमारी आइडेंटिटी क्या है, और किस बेस पर हिंदी भाई, मेजॉरिटी तो नहीं बोलती इसे, तो फिर किस बेस पर हिंदी। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उत्तर के राज्यों की जनसंख्या अधिक है और क्योंकि वो 4 से 5 राज्य केवल हिंदी बोल रहे हैं, इसकी वजह से हिंदी 35 से 40% लोग बोलने लगे हैं, तो इसका मतलब हिंदी पूरे राष्ट्र पर थोपी जाएगी। ऐसा कैसे, किसने कहा भाई। ज़बरदस्त आगजनी हुई दक्षिण में, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुए, द्रविड़ नाडु की मांग उठी कि हम अलग हो जाना चाहते हैं, अपनी भाषा, अपना देश, अपना विकास। इसके तहत फिर बहस छिड़ गई, फिर सरकार को वो करना पड़ा जो नहीं करती तो शायद बांग्लादेश भी बन जाता, बांग्ला के आधार पर बना ही था, सरकार ने अकोमोडेट किया। कहते ऐसा नहीं है, सभी रिप्रेजेंट होते हैं कंट्री में, आइए कोई बात नहीं, इंग्लिश विल कंटिन्यू। 1965 से हिंदी चलने वाली थी ना, 1963 में हम कानून लेकर के आ रहे हैं, 1965 से इंग्लिश भी चलेगी, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी विल बी द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, इट विल बी द सेकंड, और 3 लैंग्वेज फार्मूला राज्यों में लागू होगा, हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज। ओके, इसके बारे में मैंने लैंग्वेज वाले चैप्टर में पॉलिटी में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो ये एक आधार रहा जो एक ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बना नेशनल इंटीग्रेशन में, ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट भी। आई बात समझ में। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बता दिया, इनेक्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, और इसके तहत आप जब आपकी लैंग्वेज को ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया जाता है तो फिर 8th शेड्यूल में दर्ज हो जाती है, और जब 8th शेड्यूल में वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर दर्ज हो जाती है तो फिर आप हिंदी को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हिंदी का विकास करने की अनुमति केंद्र सरकार को इस मैनर में दी है कि 8th शेड्यूल में गिवन लैंग्वेजेस के तहत जो वर्ड्स, वोकैबुलरीज और जो ग्रामर यूज़ हो रही है, उन वर्ड्स, वोकैबुलरीज, ग्रामर, उनके एक्सप्रेशंस को समाहित करके एक हिंदी बनाना, लिंग्वा फ्रैंका। तो ऐसे में अगर आप हिंदी के विकास को एक लिंग्वा फ्रैंका के तौर पर प्रभावित करना चाहते हैं तो सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर 8th शेड्यूल में डलवाएं। जब वो आपकी लैंग्वेज आपकी 8th शेड्यूल में डल जाएगी, फिर केंद्र सरकार बाधित हो जाएगी कि वो हिंदी का विकास उस कॉन्टेक्स्ट में करे कि आपकी लैंग्वेज की आत्मा रिप्रेजेंट हो, भाव रिप्रेजेंट हो, ऐसी हिंदुस्तानी भाषा बने। तो इस तरह से ये मुहिम चलती रही, लैंग्वेज कॉन्शियसनेस जागती रही कि लोग अपनी अपनी लैंग्वेज को डलवाना चाहते। तो आज भी बहुत सी लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में डल जाएँ, इसकी मुहिम चल रही है। ये कहा जा रहा है कि हमारी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डालिए, पहले तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज हो जाएगी राज्य के स्तर पर उस क्षेत्र में, और दूसरा फिर हिंदी प्रभावित होगी, हिंदी का विकास प्रभावित होगा उस मैनर में जिस मैनर में हमारी लैंग्वेज काम करती है। तो उस हिंदी में हम भी रिप्रेजेंट होंगे अगर हिंदी ही लिंग्वा फ्रैंका बनने वाली है तो। इसके लिए ये लैंग्वेज कॉन्शियसनेस मजबूत रही, आई बात समझ में, और इसने बड़ा काम किया। तो इसके तहत पर समाज बढ़ता रहा, ये बड़ी चीज़ है, लैंग्वेज के आधार पर ये बढ़। आज भी देखें आपके सामने है, मैंने गुरदास मान की गति आपको बताई कैसे किया गया, और आपके सामने पंजाब में ये देखिए प्रोमिनेंटली कहा जाता है हिंदी पढ़ो, पंजाबी पढ़ो लिखो, पंजाबी बोलो। और आप देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स बड़े स्तर पर भाषा के आधार पर होती है। महाराष्ट्र में जाएं तो वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत पहले महाराष्ट्र निर्माण सेना ने यह किया था कि जो इंग्लिश का नाम लिखा हुआ है माइलस्टोन्स पर, वो उसको लिपापोती कर दी जाए और हिंदी को लिपापोती कर दी जाए, और सिर्फ मराठी में रहे, और इंग्लिश को ज़्यादा की जाए, हिंदी को कम की जाए, मराठी। फिर धीरे धीरे सिस्टम बदला, मराठी ऊपर आएगी, हिंदी नीचे, इंग्लिश लास्ट में। यहीं से अमृतसर जाइए, जलंधर से अमृतसर, तो यहाँ भी वो लिपापोती आपको मिलेगी कि ऊपर कैसे लिखा भाई इंग्लिश में, फिर नीचे हिंदी में, और सबसे लास्ट में पंजाबी में कैसे लिखा भाई, इसको डिलीट मारो, सबसे टॉप पे पंजाबी लिखो, उसके नीचे हिंदी लिखो, उसके नीचे इंग्लिश होनी चाहिए। तो ये कैंपेन चले हैं, जबकि ऑफिशियल लैंग्वेजेस में यही इस्टेब्लिश हुआ था कि फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज भैया हिंदी, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, और थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज दैट विल बी द रीजनल लैंग्वेज। तो उस हिसाब से वो माइलस्टोन्स, वो स्टोन्स बन जाते हैं कि उसमें पहले जैसे टॉप पर बहुत पुराने स्टोन ऐसे ही बने हुए हैं, कोई समस्या नहीं है कि ऊपर जैसे कि हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर रीजनल लैंग्वेज में नाम लिखा। फिल्मों के नाम ऐसे नहीं आते थे। फिल्मों के नाम कैसे आते थे? ज़्यादातर फिल्मों के नाम हिंदी, इंग्लिश, साथ में उर्दू में आते थे ना, उर्दू नोटिस कर लेना, ऐसे लास्ट में उर्दू का नाम आ जाता था। वो उन्होंने ऐसे ही डिसाइड कर लिया, हिंदी जनसंख्या, फिर ओवरऑल एक इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, और फिर नेक्स्ट लेवल पर पॉपुलेशन में कौन है, मुस्लिम। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, दैट इज़ अ कंसेप्ट। कहाँ वो इंग्लिश के वो लोग नामों में कहाँ पंजाबी यूज़ करते थे, मराठी यूज़ करते थे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आज भी जब OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं तो मजबूर हैं वो कई भाषाओं में सबटाइटल देने के लिए। और आज के OTT आपने नोटिस किया होगा, फैमिली मैन सीरियल बना